एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, इन सब पे हमने लेक्चर को खत्म किया था। और आज हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंचिता सिंह एंड पहला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को किस किस मेथड के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अब सबसे पहले तो ये बताओ, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता था? स्मॉल w से इसको शो करते हैं। वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से शो करते हैं, जो कि होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ये हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम बहुत सारे तरीके से पता कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। तो नेम्स याद होने चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है हमारा वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये इसका नाम है ओवन ड्राइंग मेथड। अगर हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड मतलब ओवन प्रेजेंट है तो हम ओवन ड्राइंग मेथड प्रेफर करेंगे। इसमें बेसिकली क्या करें कि यहाँ पर टेम्परेचर में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेस्ट और एक्यूरेट मेथड है। सबसे पहली बात बेस्ट और एक्यूरेट मेथड है, तो ये तो हम प्रेफर ही करते हैं। बेस्ट और एक्यूरेट मेथड है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 3 तरीके की सॉइल है। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है हमारे पास, इनऑर्गेनिक सॉइल है, तो टेम्परेचर हम कितना राइज कर सकते हैं? 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमारी सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल है हमारे पास, सिल्ट और क्ले प्रेजेंट है उसमें, ऑर्गेनिक सॉइल है तो हम 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज करते हैं। अगर हमारी सॉइल में जिप्सम प्रेजेंट है, सॉइल में अगर हमारे क्या है जिप्सम प्रेजेंट है तो हम 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए हमारे लिए डिफरेंट टेम्परेचर होता है। यहाँ पर बेस्ट बात क्या है कि ये एक्यूरेट मेथड है और हम टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड में हम इसको कंसीडर करते हैं, जो हमारा ओवन ड्राइंग मेथड है। टेम्परेचर कितने सॉइल के लिए क्या क्या होना चाहिए बिल्कुल हमें याद रहना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरा है, अगर हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड नहीं प्रेजेंट है तो हम यूज करते हैं सैंड ड्राइंग मेथड। फिर हम क्या करते हैं सैंड बाथ मेथड। फिर हम करते हैं सैंड बाथ मेथड, इसको करते हैं। अब ये जस्ट क्या है कि हमारे पास कोई ओवन ड्राइंग मेथड नहीं है, ओवन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम सैंड बाथ मेथड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जो हमारी सैंड है उसको हमने सन के अंदर छोड़ देते हैं और वो इवेपोरेटेड होती रहती है। तो यहाँ पर आपके हाथ में तो सन है नहीं, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। टेम्परेचर कैन नॉट बी कंट्रोल, हमारे हाथ में टेम्परेचर नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सो टेम्परेचर कैन नॉट बी कंट्रोल। हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो 110, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि अगर 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसका जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो डैमेज होने लगेगा, मतलब वो डिसरप्ट होने लगेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर हमसे कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मेथड की बात करें तो ये है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक मेथड है, तो इसको क्विक मेथड के नाम से देखा जाता है। इसकी बात करते हैं 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैसा मेथड है? ये है हमारा क्विक मेथड, इसको बोलते हैं हम क्विक मेथड। अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड मेथड की। यहाँ पर क्या होगा कि हम रिएक्शन कराते हैं। बेसिकली अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर के संग रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, C2H2 दैट इज नोन एज एसिटिलीन गैस रिलीज करता है। और हम इस गैस के ही थ्रू पता करते हैं कि कितना वाटर प्रेजेंट होगा। तो एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, तो हम एसिटिलीन गैस के थ्रू हम पता करते हैं कि कितना मतलब हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। वहीं पे एक और मेथड है हमारा, अगर इसकी बात करें वो है हमारा एल्कोहल मेथड। सो नेक्स्ट मेथड इज एल्कोहल मेथड की अगर बात करते हैं तो ये भी बेसिकली फील्ड पर यूज किया जाता है। फील्ड मेथड है और ये एक्यूरेट नहीं है, क्विक मेथड है लेकिन एक्यूरेट मेथड नहीं। क्विक मेथड है लेकिन एक्यूरेट मेथड नहीं है, तो इट इज क्विक और रैपिड कह सकते हैं। रैपिड है लेकिन नॉट एक्यूरेट। और अगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज नहीं की जाती है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम इसे यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज नहीं की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, नेक्स्ट मेथड है हमारा
हमारा रेडियो एक्टिव मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि कोबाल्ट 60 है। तो रेडियो एक्टिव मेथड में क्या है, हमारा कोबाल्ट 60, रेडियो मेथड में हमारा कोबाल्ट 60 को हम यूज करते हैं वाटर कंटेंट को पता करने के लिए। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल है हमारा कोबाल्ट 60। जो पूछा जा सकता है वो ये है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है कोबाल्ट 60, उसको यूज किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये एक्यूरेट भी देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमारा रेडियो एक्टिव मेथड जो है कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम एक और मेथड की बात करते हैं वाटर डिटरमाइन करने के लिए, तो जो हमारा वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए अल्कोहल और रेडियो एक्टिव के बाद है टॉर्शन एंड बैलेंसिंग मेथड। इसमें क्या बात करते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो इस मेथड में क्या होता है कि ड्राइंग एंड वेइंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने वाला ये है कि कौन सा मेथड है जिसमें ड्राइंग एंड वेइंग कर सकते हैं। सो ड्राइंग एंड वेइंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली, साथ में कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कौन सा मेथड है ये, तो वो हमारा टॉर्सन बैलेंस मेथड। इस मेथड की बात करें तो यहाँ पर हमारा इंफ्रारेड IR रेज यूज की जाती है, इंफ्रारेड रेज यूज की जाती हैं और ये रैपिड भी है और एक्यूरेट भी है। तो इस टेस्ट की बात करते हैं, ये रैपिड भी है और एक्यूरेट टेस्ट भी है। तो वाटर कंटेंट इससे जल्दी भी मिल जाता है और एक्यूरेट भी मिलता है। और लास्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पिक्नोमीटर मेथड की अगर बात करें, लास्ट हमारा है पिक्नोमीटर मेथड। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर होता है W1 - W2 अपॉन में W3 - W4 ब्रैकेट में G - 1 अपॉन G, फिर पूरा होल माइनस करके 1 × 100 अगर परसेंटेज में चाहिए तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है W1 - W2 अपॉन में W3 - W4, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा G - 1 अपॉन G, यहाँ पे फिर पूरा -1 और यहाँ बाहर आ जाएगा 100। ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है हमारा। तो W1 - W2 अपॉन में W3 - W4 G - 1 अपॉन G माइनस में 1 × 100। पिक्नोमीटर मेथड की हेल्प से हम वाटर कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि कितना वाटर कंटेंट पता है ये सारे मेथड से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट कैसे पता करते हैं इस मेथड के थ्रू। किसी भी एक मेथड के बारे में जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वाटर कंटेंट को फाइंड करने के बाद नेक्स्ट टर्म समझते हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अगर हम बात करें इस टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो ID से इसको डिनोट किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी हमारा डिनोट किया जाता है ID से। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है E max - E मतलब नेचुरल स्टेट में अपॉन में E max - E minimum। अगर इस रेशियो को निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ID, यहाँ पर डेसिमल में मिलेगा। अगर परसेंटेज में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। वहीं पे एक और फॉर्मूला होता है हमारा गामा के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, गामा D मिनिमम 1 अपॉन गामा D मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा D अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 अपॉन गामा D मिनिमम और यहाँ आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन गामा D मैक्सिमम। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वॉइड रेशियो के टर्म्स में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला और हमारा जो गामा डी के टर्म्स में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आराम से हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक टेबल भी याद रखनी है। तो अगर टेबल की बात करें यहाँ पर तो 0 से 15 के बीच में अगर हमारे ID की वैल्यू 0 से 15 के बीच में आती है तो इट इज़ वेरी लूज। तो हमारी सॉइल कैसी है, वेरी लूज है। वहीं पर अगर हम बात करें 15 से 35 के बीच में वैल्यू आती है, 15 से 35 के बीच में आती है तो इट इज़ लूज। फिर अगर 35 से 65 के बीच में आती है देन इट इज़ मीडियम है हमारी सॉइल। और अगर हम बात करें 65 से 85 के बीच में आती है तो 65 से 85 के बीच में आएगी तो इट इज़ डेंस एंड ग्रेटर देन 85%। अगर ID की वैल्यू ग्रेटर देन 85% है तो जो सॉइल है वो हमारी वेरी डेंस है। तो ये टेबल भी हमें याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अगर हम बात करते हैं ID की वैल्यू जितनी ज़्यादा, ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी होगी मतलब स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी सॉइल की, तो सॉइल भी उतनी ज़्यादा ही स्ट्रेंथ रखती होगी। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी, अब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना कम कंप्रेसिबल हो पाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी की। ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें याद रखने हैं रिलेटिव डेंसिटी से इक्विवेलेंट।
वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद रहने चाहिए, जिनको सोल ऑफ सॉइल भी कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला हमारा यही है, इज इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 माइनस एन। फिर हमारा एक और देखें तो वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू जो पोरोसिटी है हमारा वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई। अगर हम बात करते हैं, ये होता है हमारा गामा बल्क का फॉर्मूला होता है जी प्लस एस ई 1 अपॉन ई गामा में आ जाएगा गामा डब्ल्यू। अगर हमारा ग्राम पर सीसी में है तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर मीटर क्यूब में चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू हमारी 9.81। पहले यहीं पे अगर हमारी कंडीशन, यहाँ से कंडीशन बनती जाती है, बल्क की कंडीशन है। अगर मेरी सैचुरेटेड हो गई, मेरी फुली सैचुरेटेड है, अगर मेरी सॉइल फुली सैचुरेटेड है, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो गामा सेट क्या निकल के आएगा, गामा सेट निकल के आता है जी प्लस ई 1 प्लस ई, और ये हो जाएगा मेरा गामा डब्ल्यू। वहीं पे अगर हमारी बात करते हैं, ड्राई हो गई कंडीशन, ड्राई कंडीशन हो गई तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एस की वैल्यू 0, तो गामा ड्राई की वैल्यू कितनी आती है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। एक और फॉर्मूला याद रखना गामा डी से लेके, गामा डी से एक और रिलेटेड है कि गामा बल्क अगर पता है और मुझे वाटर कंटेंट पता है तो मैं उसको ऐसे डिवाइड करके आराम से पता कर सकती हूँ कि गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर और भी फॉर्मूले, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि सहवाग, इस पे तो बहुत ज्यादा CBT 2 में आप देखोगे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन, इस पे तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यहीं पे हमें एक और फॉर्मूला पता है कि परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है वो कितना हो जाता है, पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय एयर कंटेंट, पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय एयर कंटेंट। अगर हम गामा सबमर्ज की बात करें तो गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, जहां से ये निकल के आता है जी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई, जी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। एक फॉर्मूला हमने भी ये देखा था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल्स टू 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल्स टू 1। और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। आगे हम कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है, वाटर लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और जो हमारे श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, इन सब के ऊपर जो फ्लो इंडेक्स है, टफनेस इंडेक्स है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, लिक्विडिटी इंडेक्स है, ये सब इनकी वैल्यू क्या होती है, ये सबको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। लास्ट लेक्चर्स नहीं देखें जरूर जाकर देखिएगा। एग्जाम के PYQs के भी लेक्चर्स हमने अपडेट किए हैं, उन्हें भी जरूर जाकर देखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड सीट को बुक करना है। सो कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।